पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड पे पहुंचे। निफ्टी बैंक अच्छी तेजी में रहा और निफ्टी भी करीब 150 अंक दूर अपने ऑल टाइम हाई से 125 अंकों की तेजी आज देखने को मिली इंडेक्स के अंदर। और सेंसेक्स में भी करीब 300-400 अंकों की उछाल रहा। निफ्टी बैंक में पार्टिसिपेशन उतना नहीं, इतना फ्रंटलाइन इंडेक्स में या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में था, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पार्टिसिपेशन यहाँ भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और 6 महीने के हाईस पर आज इंडिसेस बंद होते हुए दिखाई पड़े। अच्छी तेजी थी ब्रॉडर मार्केट्स में, तो करीब 2100 शेयर एडवांसेस में थे और 800-700 शेयर जो कि डिक्लाइंस में आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज बाइंग थी एफएमसीजी में, ऑटो इंडेक्स में, ये दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर जाके कहीं क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। और मिड कैप स्मॉल कैप में कई कैश के आइटम जहां पर आज हेवी बाइंग थी। मिसाल तौर पे वो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सुजलॉन, 2000 करोड़ रुपए की आज कैश मार्केट में वहां पे वॉल्यूम हुआ। आखिरी में 200 करोड़ रुपए के आसपास एक ब्लॉक भी हुआ, 20% के अपर सर्किट तक पहुंचा स्टॉक। इसके अलावा आज बाकी एनबीएफसी स्पेस में बाइंग थी, कुछ सेलेक्टिव बैंक्स में बाइंग थी। आईसीआईसीआई बैकफुट पर था, बंधन जैसे बैंक में बाइंग आज देखने को मिल रही थी। आईटी के टीसीएस, इन्फोसिस वापस खरीदारी थी कल के सेल ऑफ के बाद। एफएमसीजी से सेलेक्टिव स्टॉक्स एचयूएल जैसे 2700 के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़े। अच्छी बाइंग वहां थी। केमिकल स्पेस में, फर्टिलाइजर स्पेस में बाइंग थी। मिसाल तौर पे जुबिलेंट इंग्रेविया केमिकल से, अतुल केमिकल से जहां पर बाइंग थी। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल से जहां बाइंग थी। इप्का फार्मा में से, डीवीज फार्मा से, अपोलो हॉस्पिटल नए हाइस पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और अदरवाइज इन दोनों घटा तो कुछ सेलेक्टिव शुगर स्पेस में खरीदारी थी। एचएल आज फिर तेजी में 3500 पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो रियल स्टेट इनफैक्ट 25% के आसपास रियल स्टेट इंडेक्स चल चुका है बीती पॉलिसी से लेकर इस पॉलिसी के दौरान, यानी 2 महीने के दौरान। और जो छोटे मझौले रियल स्टेट की कंपनियां हैं वहां पर कई शेयर तो अपने नए हाई से पहुंचे। अनंतराज जैसे स्टॉक्स हुए या फिर डीएलएफ ऑलरेडी तेजी में है ही। शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन सब में ऑलरेडी बाइंग देखने को मिल रही है। तो बढ़िया बाइंग मिड कैप में, बढ़िया बाइंग स्मॉल कैप में, और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अदानी समूह में वो कल एक खबर आई थी कि सर्किट रिवीजन हुए पूरे ग्रुप की कंपनीज के 5 से लेकर 10, 5 से लेकर 20%, तो उसका रिएक्शन था। आरवीएनएल, आईआरएफसी न्यूज फ्लोज के दम पे यही सर्किट रिवीजन का ट्रिगर वहां पर भी था, जिसके दम पे आज सुबह 8-10% तक का उछाल भी एक समय में यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो इंडिविजुअल ट्रिगर्स के ऊपर, इंडिविजुअल न्यूज फ्लोज के ऊपर, खबरों के दम पर स्टॉक जो है वो बढ़िया तेजी दिखाई रहा है। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी सपोर्टिव बाइंग है, स्पेशली कैश मार्केट के अंदर, पीएसयू बैंकिंग बास्केट के अंदर, आईटी में, मिड कैप आईटी में, डिफेंस में, इंफ्रा में जहां पर खरीदारी थी। और साथ साथ रियल्टी जो कि काफी हद तक पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। तो 150 अंक दूर है ऑल टाइम हाई से। लेट्स सी कब तक ये ऑल टाइम हाई हिट होता है। लेकिन आज की जो तेजी थी उसमें कुछ हद तक आप कह सकते हो कि फियास्को जैसी चीजें दिख रही हैं, क्योंकि मिड कैप में इस तरह का जो एक्साइटमेंट है वो थोड़ा सा कॉशियस साइड पे आपको रख रहा है। इसीलिए आज सुबह जब पालवे साहब हमारे साथ मौजूद थे एक शो में, तो उनसे पूछा भी था मैंने कि बाजार में कोई फियास्को तो नहीं दिख रहा। तो उनका भी कहना है कि आपको डिप में खरीदारी करनी है और 18 इंडिसेस फ्रंट पर एटलीस्ट 18,500, 18,480 का एक स्टॉप, लॉन्ग साइड पे आप रहोगे 18,700, 18,750, 700 तो आज हिट हो गया, 750, 800 ये टारगेट्स वो यहाँ पर देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के केस में उनका मानना है 43,180, 43,900, 43,880, 43,900 के स्टॉप लॉस साथ लॉन्ग जाएंगे। 44,500, 44,600 ये उनके टारगेट्स थे। तो कुछ हद तक तो सेकंड हाफ में वैसी तेजी में आई गई इंडिसेस, लेकिन अदरवाइज उनका मानना है कि डिप्स में खरीदारी करें। कैश मार्केट के स्टॉक्स में जहां पर बहुत ज्यादा तेजी है और न्यूज फ्लोज हैं, बहुत ज्यादा ट्रिगर्स हैं, बहुत ज्यादा अच्छी खबरें देखने को मिल रही हैं, उनमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते रहिए, वो समय समय के मांग है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। और एक और बड़ा ट्रिगर था वो आज जिमनी का लॉन्च मारुति में, जिसके दम पर मारुति शुरुआती कारोबार में अपने नए साल के हाई पे पहुंच गया। ऑल टाइम हाई से 200 रुपए दूर है, लेकिन अभी भी साल के ऊपरी स्तरों पर मारुति पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा 9700 के आसपास। मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचने वाली है। तो वहां पर एक और नया अपडेट जो है वो होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास है, 2 years व्यू ऑन टीसीएस एंड इन्फोसिस, टाइम टू स्टार्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज। थोड़ा लेट नहीं हो गया आदिल जी स्टार्ट करने में? मतलब नेवरलेस, लेकिन ठीक है। अब कितना 2 साल में कहाँ जाएंगे? पुराने हाई शायद रिज्यूम हो जाए, क्योंकि जो 15%, 20% का कल्चर ये हमेशा मेंटेन रखते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, वो शायद अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इतनी तो आप मान के चले सकते हो कि यहाँ से दोनों में 1 साल 2 साल के अंदर इतना रिटर्न आ जाना चाहिए।
और अब ऑलरेडी बीटन डाउन है। और लास्ट जो पूरी तेज़ी थी इसमें आईटी ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है, एटलीस्ट फ्रंट लाइन में। आप अभी भी देखेंगे तो मिड कैप आईटी में तो 150% का रिटर्न है। मिसाल तौर पे परसिस्टेंट, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, इवन न्यूक्लियस जो नंबर्स के बाद फियास्को दिखा गया। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं है, नीचे से 10% 12% चले हैं। बीट इन्फोसिस जो कि 990,000 रुपये के आसपास के लोज और 1200 साढ़े 1200 चला है। इवन टीसीएस जहाँ पर करीब 2950 या 2980 के लोज थे और 3200, 3600, 3300 की रेंज में घूम रहा है। HCL 1000 के लोज और 1100, 1200। टेक महिंद्रा, इवन विप्रो। तो ये 5-6 नाम जो हैं जो फ्रंट लाइन की बेस्ट कंपनीज हैं, मतलब टॉप 5 जिनको बोलते हैं आप, इनमें रिकवरी उतनी नहीं आई है कंपेरेटिवली। और फिर भी निफ्टी में सबसे सस्ते कंपनियों में अगर देखेंगे तो यही दो शुमार होते हैं, टेक महिंद्रा, HCL और विप्रो, 3 कंपनियां। तो आप देख सकते हो इनको, और SIPs कंटिन्यू कर सकते हो, फॉल्स में ऐड कर सकते हो आउटराइटली, और 2 साल का नजरिया तो ठीक ठाक रीजनेबल रिटर्न की उम्मीद भी लगा सकते हो। बहुत बड़ी तेजी आएगी पता नहीं, लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न तो यहाँ बन ही जाता है। सो लार्ज कैप में स्टिक करना ज़्यादा बेटर है। मिड कैप के थोड़ी ज़्यादा तेज बढ़त आई है, तो उसको देखते हुए एटलीस्ट। व्यू ऑन मार्केट विल गो अप और डाउन। धवन सर, मार्केट तो विल रिमेन अप ही, तो उसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं होता। लेकिन वो अप इतना इजी नहीं होता, वो साइक्लिकल होता है, मूवमेंट होते हैं, उसके हिसाब से चलता है। इस क्वार्टर का नंबर बेटर थे। कल आरबीआई का MPC आउटकम है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। अगर मतलब वैसे तो बाजार में अनुमान है कि स्टेटस को ही रहेगा, लेकिन अगर स्टेटस को नहीं रहता और कोई फेरबदल वहाँ होता है, कमेंट्री वीक साइड पर आ जाती है, तो मार्केट शायद एक रिएक्शन उसके ऊपर दे सकता है। 1 2 स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि आप जब ईयर हाई की लिस्ट खोलते हो और ईयर बाकियों का मूवमेंट देखते हो तो उसमें कैश मार्केट के स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी में, और बहुत सारे स्टॉक साल के हाईस पर आ रहे हैं। और अब वो लास्ट लैग के शेयर चलने शुरू हुए हैं जिन पे आमतौर पे मूवमेंट नहीं आता था। मिसाल तौर पर सुजलॉन, मिसाल तौर पे या JP एसोसिएट या इसी तरह की कंपनियां जो हमेशा आखिरी लैग में चलती हैं, वो चलना शुरू हुई हैं। तो थोड़ा सा एक बार को उसका फियास्को भी है। आज ही किसी से बात हुई तो इनसे उन्होंने ही बात मुझे बोली कि ऐसा लग रहा है कि ये फियास्को बन रहा है। लेकिन इस बारी क्या है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन स्टार्टअप में ज़्यादा है, यानी कि वो न्यू एज कंपनीज में, तो अभी वो नहीं चले। तो जब लगेगा वो चलने लग जाएंगे तो शायद एक बार को मैच्योर हो जानी चाहिए तेजी। अभी के लिए आप पिक एंड चूज करो, जहां अच्छे नंबर आए उनके साथ रहो। लार्ज कैप में है, बैठे रहो, जहां रीजनेबल प्रॉफिट बन रहा है निकालते रहो। इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। थोड़ा कैश खाली करते रहो ताकि कहीं नीचे मिले बाजार तो आप वापस रेडी रहो दोबारा माल लेने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करते रहो, थोड़ा थोड़ा नीचे माल लेते भी रहो, जहां सस्ते में मिल रहा है अकॉर्डिंगली कॉल लीजिए। लेकिन एंड ऑफ द डे अर्निंग सपोर्टिव है, और अर्निंग सपोर्टिव होती है तो बाजार तेजी में होता है, तो आप उसको तो मान के चलो। यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज, चौहान सर आपने पूछा इसलिए बोल भी रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स 740 के आसपास मिले, बेस्ट बाय है। आप आराम से खरीदो, आराम से होल्ड करो। एंड यूनाइटेड ब्रिवरीज भी अगर 1000 के आसपास मिले तो बेस्ट बाय है। आप आराम से खरीदो, आराम से होल्ड करो, और अगर आपके पास हैं तो आराम से आप बने रहो। आप समय देते जाओ, अच्छी कंपनी है। और इनके अलावा अगर आप कुछ ढूंढना चाह रहे हो तो रेडिको खैतान एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कल के दाम पर ग्लोबस की बात हुई थी इसी प्लेटफॉर्म पर, आज वो भाग गया, लेकिन वो भी ठीक ठाक है, बीटन डाउन है, तो वो एक बार को देख सकते हैं पुल बैक के लिए और मोमेंटम ट्रेड के लिए। बियर में ऐसी कोई कंपनी है नहीं, दूर दूर तक खड़ी है। सोम डिस्लरी है, वो ऑलरेडी बहुत भाग गया, 60 रुपये का शेयर 250 रुपये आ गया, तो उसको तो अभी छोड़ ही दो आप। तो इंस्टेड आप यूनाइटेड ब्रिवरीज ही रखो अपने पास, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन दोनों कंपनियां इट्स गुड टू गो। वो हेनिकन की सब्सिडरी और डियाजियो की सब्सिडरी, मल्टीनेशनल जाइंट्स हैं। सो क्वालिटी वाइज भी कोई इशू नहीं है, थोड़ा क्लीन अप चल रहा है उनका बहुत समय से वो। लेकिन क्योंकि उनके वो डील के बाद से ही, माल्या डील के बाद से ही चीज़ें ऐसी चल रही हैं। पहले नोटबंदी, फिर वो लिकर बैन हाईवे पर, फिर कोविड, तो इनकी जो सिचुएशन क्लीन आ नहीं पा रही है विद टाइम, तो इसलिए वो नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम रहती है हमेशा, डियाजियो केस में स्पेशली। तो थोड़ा बेटर हो जाएगी सिचुएशन, डिविडेंड पे ऑफ होने शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अच्छी कंपनी है, नीचे मिले तो आराम से होल्ड करो, और कमेंट्री भी इस बार की काफ़ी अच्छी थी तो बाजार ने उसको रिफ्लेक्ट भी कर दिया। यूनाइटेड ब्रिवरीज पहले भी टर्न डाउन था, तो नंबर से पहले तो प्री पोजिशनिंग की वजह से टूटा पड़ा था, जैसे ही नंबर आया वापस पुल बैक आ गया, नया हाई बनाने जा रहा है। सो दोनों कंपनियां आर गुड टू गो, नीचे मिले तो आराम से ऐड करो। सजेस्ट एनी बैंक और NBFC जिसका EPS बड़ा हो और PE कम हो, जिसे तेजी में भी लिया जा सकता हो। सिद्धार्थ जी, हर बैंक में PSU बैंक्स कोई भी उठा लो, उन सबका PE नीचे ही होगा, लेकिन बैंक के केस में कभी PE इज नॉट द राइट बेंचमार्क। बैंक के केस में बुक वैल्यू को देखना फिर भी एक बार को ज़्यादा लॉजिकली बेटर है कंपेरेटिवली PE के।
और उसमें भी कई PSU बैंक सस्ते मिल रहे होते हैं आपको जब पिछली तेजी आई थी। बैंक के केस में PE आपको हमेशा सस्ते ही दिखेंगे ज़्यादातर, जितने भी PSU बैंक्स हैं, बीट SBI 20 के मल्टीपल पर है, PNB को देख लो वो भी शायद 8, 10, 11 के मल्टीपल पर होगा। इवन छोटे बैंक जितने यूनियन और बाकी सारे, ये सब तो सिंगल PE पर ट्रेड कर रहे थे कुछ टाइम पहले। तो ये बहुत महंगे कभी होते नहीं हैं, ये हमेशा इसी रेंज में रहते हैं, ये बहुत सस्ते और सस्ते के बीच में घूमते हैं। तो इनमें बुक वैल्यू इज अ की बेंचमार्क, जो उनके नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन वो भी ऑलरेडी ज़्यादातर सब या तो पार कर गए हैं, उससे बहुत ही थोड़ा बहुत नीचे हैं, तो थोड़े हायर साइड पर तो हैं ही। अब कल की पॉलिसी देख लो, उसमें अगर कुछ फियास्को बन जाए या नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी एटलीस्ट ये इनके लिए सही बेंचमार्क नहीं होता। आप अदरवाइज बैंक ढूंढ रहे हो तो बेस्ट बैंक्स में तो वही आते हैं 5 नाम, कोटक, एक्सिस, ICICI, HDFC बैंक एंड SBI, ये 5 ही बेस्ट बैंक्स हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बैंक ढूंढते हो हमेशा तो इनमें रहना फिर भी रीजनेबली बेटर होता है कंपेरेटिवली छोटे मझोले बैंक्स के। ओके, इज देयर एनी न्यूज अबाउट रिलायंस डीमर्जर? सर पहले तो विद डिस्क्लेमर कि ये चैनल का प्रभुत्व और प्रबंधन रिलायंस का है। रही बात डिस्क्लेमर की, तो रिलायंस डीमर्जर की, तो डीमर्जर को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई है। 1:1 का डीमर्जर जो पहले अनाउंस कर चुके हैं वो वही एक लास्ट अपडेट है। उसके बाद जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद वो NCLT अप्रूवल एंड मल्टीपल थिंग्स अप्रूवल के लिए है, वो अप्रूवल होंगे। आज कुछ बाजार में बज उठा था, बज है, खबर नहीं है, बज उठा था कि रिलायंस AGM में कुछ डिक्लेयर कर सकता है। इसकी AGM आमतौर पे 27 जून की रेंज में कहीं होती, 27 जुलाई की रेंज में कहीं होती है। वो जो पिछली 5-7 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आप 21 से 27 जुलाई के बीच में कहीं इनकी AGM आमतौर पे होती है। तो उस टाइम पर कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, ऐसा बाजार मानता है। बट डीमर्जर और नो डीमर्जर, इट्स स्टिल द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया और ऑलरेडी बीटन डाउन पर है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज 2900, 3300, 3200 इस तरह के टारगेट्स के साथ आई थी लास्ट अर्निंग्स की रिपोर्ट के बाद। और डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, डाइवर्सिफिकेशन में इन्होंने डीमर्जर की बात की हुई है NBFC कारोबार की रिलायंस में से। तो ये एक लास्ट जो न्यूज़ फ्लोज एंड अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख दिया, और फिर डिस्क्लेमर कि ये चैनल का जो मालिकाना हक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ओके, डिक्सन में क्या करें, मूवमेंट कंटिन्यू आएगा क्या? सागर सर ये क्वार्टर के नंबर तो बेटर थे, 3500 का एक बड़ा ब्रेकआउट भी था और वो ब्रेकआउट के ऊपर पहुंच भी गया था 3 दिन के अंदर ही नंबर्स के बाद। तो स्टॉप तो आप वही लो, 3380, 3400 इसका स्टॉप लेके आप बने रहो। अदरवाइज तो बाकी जब तक ये मिड कैप का फियास्को या तेजी चल रही है इसको राइड करो, जहां खत्म होने लग जाए तो स्टॉप लॉस है ही आपके पास। अनबिट टाइम अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहना, 3380, 3400, 3450, 3500 ऐसे करके आप उसको ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहना जैसे जैसे आपको प्रॉफिट गेन होते रहे। लेकिन वो नंबर इस क्वार्टर के अच्छे थे इनके ही नहीं, इनफैक्ट सारी जो आउटसोर्सिंग बेस्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज थी उन सबके नंबर अच्छे थे। इसके एम्बर के, इवन कुछ हद तक इसके EMIL के, इन सब कंपनियों के नंबर्स जो हैं वो बेटर साइड पे इस बार देखने को मिला, कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड से जो नंबर्स थे। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर कंपनी के नंबर्स और पॉजिटिव कमेंट्री का देखने को मिला। हाउस व्यूज में करीब 5200, 4800 ये 2 रिपोर्ट मुझे याद है जो कि ब्रोकरेज हाउसेज ने नंबर्स के बाद दी थी। सो आप उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे देख भी सकते हो। TCS and ITI आफ्टर BSNL डील? सर TCS के केस में तो डील और नो डील इट्स अगेन अ बाय, इट्स अ गुड बाय। ऑलरेडी बीटन डाउन, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ। अब रही बात ITI की, तो आज वो तेजी में था, वो BSNL के 90,000 करोड़ के पैकेज के बाद ये और वो तेजस दोनों ही चले थे। 2.5% के आसपास तेजस चला और 5% के आसपास ITI चला। तो 90,000 करोड़ का एक एलोकेशन जो आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4G और 5G के लिए, वो एक अच्छा ट्रिगर तो है BSNL के लिए या जो कंपनियों को ये सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। तो दोनों में रिएक्शन इसलिए देखने को मिला। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर आप कभी जाना चाहोगे तो ऑलवेज TCS इज द बेस्ट इन दोनों में, एटलीस्ट ITI और TCS में। ITI का शायद 260 रुपये, 240 रुपये इसका 52 वीक्स हाई है, और ये 200 रुपये की रेंज में, 180, 190 की रेंज में कहीं घूम रहा था। तो 113 रुपये की रेंज में शायद कहीं घूम रहा था। तो इसके केस में तो जब तक वो नया हाई ब्रीच नहीं होगी, एक तरफा तेजी दिखा के फिर एक तरफा नीचे आया, तो कंसोलिडेशन तो पूरा हो चुका है। तो मोमेंटम मिल जाए तो ठीक है, मोमेंटम के लिए आप खेलना चाहो खेल लो, बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो दोनों में से TCS ही है।
सो आप उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो, इसको इस मोमेंटम के हिसाब से देखो कि कैबिनेट की अप्रूवल आएगी, ऐसी कोई न्यूज़ फ्लोज आते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। तो अदरवाइज तो कोई ट्रिगर है नहीं इनमें। पुनीत जी, वेल्सपन कॉर्प के लास्ट क्वार्टर के नंबर तो ठीक थे, इनके ही नहीं, इनफैक्ट महाराष्ट्र सीमलेस के अच्छे थे, जिंदल 100 के भी नंबर अच्छे थे, पूरे मेटल पाइप कंपनियां थी, उनके नंबर्स अच्छे आए थे। लेकिन अगर इस तेजी में भी नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है तो फिर एग्जिट ही ज़्यादा बेटर नहीं है। लेकिन अभी वेट कर लो, बाजार चल रहा है वैसे वैसे, अगर मोमेंटम में कहीं तेजी मिल जाए तो निकल जाना, क्योंकि ये कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक नहीं होते, ये सब थोड़ा थोड़ा मूव मिलता रहे, 20-30% गेन आता रहे, हल्का हल्का निकलते रहो, खाली करते रहो, ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन क्वालिटी नंबर इस क्वार्टर के इनके बेटर थे, चाहे इसके हों, सीमलेस के हों, 100 के हों, सबके नंबर पाइप स्पेस में। इनफैक्ट एस्ट्रल जैसी कंपनी के नंबर भी अच्छे थे, सुप्रीम इंडस्ट्री के नंबर अच्छे थे, पाइप में कोई भी कंपनी प्लास्टिक की हो या मेटल की हो, दोनों के नंबर अच्छे थे। सो वैसे तो आप देख सकते हो ठीक कंपनी है, ठीक नंबर भी थे, बट अगर ये लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो तो ये मोमेंटम का इस्तेमाल करना है इसमें, तो तेजी मिलेगा ही निकल जाना। मैनकाइंड फार्मा 52 शेयर एट अलॉटेड इन आईपीओ, व्हाट टू डू नाउ। आज तो मेरे ख्याल से नया हाई बनाया, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखी थी लास्ट मैंने, और आज सुबह बढ़िया तेजी भी आई थी इसमें। तो आपके पास 52, तो ये कहीं 880 रुपया के आसपास शेयर्स का आईपीओ आया था, और वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया ये आईपीओ। तो कुछ पैसा तो निकाल ही लो, आप 12-13 शेयर ही बेच दो अपने, तो 40 शेयर को चाहे तो होल्ड कर लो, या 35 शेयरों को होल्ड कर लो, वो फ्री के शेयर हैं। बाकी शेयर से आप कैपिटल निकल आएगी, कैपिटल निकल आए तो उनको छोड़ दो, तो जो बचे हुए शेयर हैं उनको होल्ड कर जाओ, वहाँ वो फ्री के हैं, और कैपिटल जो निकले उससे कुछ नया माल ले लो, तो उससे एटलीस्ट आपकी प्रॉफिट भी लॉक हो गया और आपके पास शेयर भी रह जाएंगे। तो दोनों तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। दो कंपनी ठीक, बट अगेन वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड। 1, 2 आईपीओ का फियास्को है अभी नया, तो कुछ दिन बाद वो आईपीओ का लॉगिन वो खुलेगा, 1 महीने बाद पहली लिमिट खुलेगी, फिर 6 महीने बाद की लिमिट खुलेगी, फिर साल भर बाद के इन्वेस्टर्स निकलना चाहेंगे, तो ये बार बार सप्लाईज आनी शुरू होने वाली हैं कुछ दिन बाद। तो बेटर यही है कि आपको सामने ऑन टेबल पैसा दिख रहा है तो एटलीस्ट थोड़ा तो निकाल ही लो, कैपिटल तो बुक कर निकाल ही लो, फ्री कर लो अपना, बाकी फ्री के शेयर जो है उनको छोड़ दो, फिर तो जहाँ मर्जी जाए, बात की बात है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें इसके साथ रह सकती हैं। अच्छी तेज़ी है आजकल, फियास्को में भी है, तो फियास्को का फ़ायदा उठाइए, थोड़ा निकलते रहिए। SRF एंड मदरसन, आज SRF का सवाल ही मैंने पूछा था किसी से, उसने लॉन्ग ही बोला ऐसे तो, कि दीपक, आरती और SRF, इन 3 में से मैंने पूछा था कि किस में पैसा डालना चाहिए, तो उन्होंने दीपक का नाम लिया था, कहा था SRF गुड टू गो है, होल्ड कर सकते हैं, और आरती में क्योंकि नंबर के बाद थोड़ी सी बिकवाली है, लेकिन पोजीशनिंग वाइज आरती ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। लेकिन SRF इज़ गुड क्वालिटी कंपनी टू ओन। 1, थोड़ा चला हुआ शेयर ज़रूर है, लेकिन इट्स अ गुड कंपनी, पुरानी कंपनी है। भरत राम, चरत राम, जो कभी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था फाइनेंस की, उनकी ओन्ड कंपनी है। मतलब कम लोग ये बात जानते हैं कि लेडी श्री राम कॉलेज भी इसी ग्रुप का है, तो आप आराम से SRF में बने रह सकते हो। 1, मदरसन के केस में सर ये मतलब एक ऐसी क्लासिक केस स्टडी है जो समझने लायक और पढ़ने लायक है, कि इस तरह की इतनी बड़ी इक्विटी के डाइल्यूशन के साथ साथ स्टॉक को चलाना या चलते जाना, ये बहुत रेयर केसेस में होता है, जो मदरसन में हुआ है। मदरसन ने कंटिन्यूसली बोनस और स्प्लिट एंड एडजस्टमेंट दिया, और ये कंटिन्यूसली शेयर चला है, उसके बावजूद डीमर्जर भी कर दिया, तो नई यूनिट बन के तैयार हो गई है। सो आपको पैसा बन जाएगा मदरसन में, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। 1, 2 बहुत बड़ी उम्मीद मत रखिएगा कि बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी दिखा के आया है, तो 93 का आईपीओ और आज तक ये 200-250 करोड़ रुपये बना चुका है 10,000 रुपये का, तो इस तरह की तेजी के बाद अब मदरसन में 200-250 करोड़ और बनेंगे, इसकी गुंजाइश थोड़ी मुझे कम दिखती है। 2 कंपनी में कोई डिनाइल नहीं कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कारोबार है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट अब यहाँ से आगे की चाल उतनी तेज रहेगी कि नहीं, इस पर थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी अदरवाइज दोनों कंपनी क्वालिटी में लेके कोई ऐसा इशू नहीं है। टाटा मोटर 31% प्रॉफिट में, और ऐड कब कर सकते हैं? मैं क्या करूं सर? अगर 31% प्रॉफिट में तो आप ऐड क्यों करोगे? चलती हुई चीज़ को क्यों ऐड कर रहे हो? और आपको लगता है कि टाटा मोटर नीचे नहीं आएगा, फिर डाउन द लाइन किसी ना किसी दिन नीचे आएगा, तब आप ही इस प्लेटफॉर्म में सवाल पूछोगे क्या करें टाटा मोटर में। 31% प्रॉफिट है, यानी 1/3 कैपिटल आपका फ्री हो सकता है, तो 1/3 कैपिटल निकाल लो अपना, उसका पैसा खाली रखो, जैसे ही फिर नीचे मिले फिर ले लो। तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा इस समय बुक करो सर।
कोई भी तेजी का इस्तेमाल लोग पैसा निकालने के लिए करते हैं, कोई भी मंदी का इस्तेमाल लोग नया खरीदने के लिए करते हैं। स्मार्ट पीपल, आपको अगर लग रहा है कोई भी तेजी का इस्तेमाल नई खरीद के लिए करना है तो हो सकता है आपका फैसला सही भी हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता, इसे गलत तरीका माना जाता है। तो तेजी का इस्तेमाल करिए माल बेचने के लिए, मंदी का इस्तेमाल करिए माल खरीदने के लिए। उन शेयरों को ट्रैक करिए जो साल के लो से बहुत दूर नहीं है, यानी 20%, 10% आसपास मिल रहे हैं। AB फैशन, जुबिलेंट इंग्रेविया, ये सब वो नाम है जो कि साल के लोज के आसपास थे, इसलिए मैं इनको बोलता था कि ये शेयर ठीक लग रहे हैं, इनमें डाउनसाइड लिमिटेड है, बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है। किसी दिन भी अगर टूटा तो वो शेयर पहले डैमेज होंगे जो ऑलरेडी चले हैं, वो नहीं डैमेज होंगे जो ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। लेटी हुई चीज़ नहीं है, लेट सकती ना, ज़मीन से नीचे कुछ नहीं है, तो बेसमेंट में तो नहीं चला जाएगा ना, थोड़ा बहुत ही रिस्क रहेगा उसमें हमेशा। लेकिन इनमें रिस्क ज़्यादा है जो 10 माले पर हैं, वो ज़्यादा नीचे जल्दी आएंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा कोशिश करिए उन शेयरों को लेने की जहाँ पर फियास्को नहीं है, और उन शेयरों से निकलने की जहाँ फियास्को है, जो नए हाइज बना रहे हैं। बीट द बेस्ट कंपनीज, मैं मना नहीं कर रहा हूँ क्वालिटी को लेकर, टाटा मोटर इज द बेस्ट, बजाज ऑटो इज द बेस्ट, HUL इज द बेस्ट, ITC इज द बेस्ट, SBI इज द बेस्ट, बट अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है रीजनेबल तो आप थोड़ा थोड़ा कटाई छटाई करके अपने कैपिटल को फ्री करते रहिए, ताकि वो कैपिटल जब नीचे आए तो वही इस्तेमाल करके आप और पोजीशन नीचे ऐड कर पाओ। सो आप ऐसे चर्निंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, या उनसे निकल के किसी सस्ते शेयर में जाकर आप एंटर कर सकते हो जहां पर अभी बीट एंड डाउन स्पेस में माल दिख रहा है आपको। वन वैल्यू पिक, सर इंग्रेविया मुझे ठीक लग रहा था, पहले ही मैंने बोला है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ। स्टॉप लॉस 379 जो उस टाइम भी हिट नहीं हुआ, और मेरी उम्मीद है वो अभी भी हिट नहीं होगा। 379.65 एंड 379.20, ये दो बार हिट होके आया है, तो वो ही रहेगा 379, उसमें कोई चेंज नहीं है। 379 स्टॉप, आप वहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो, ये ठीक लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। ओके, मजगांव डॉक बहुत ज़्यादा चल नहीं गया, मतलब 3 डिजिट में आ गया शेयर, इनसे तो आपको थोड़ा निकलना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चले फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा, समय का अभाव था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों पर से जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पाया, जिनको जवाब नहीं दे पाया। आपसे मुलाकात होगी कल, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। नमस्कार।